आदरणीय वाजपेयी जी मैथिली को संविधान में दिए थे और अनऑफिशियली बात में उन्होंने कहा था कि बैजू बाबू को, जो उनके साथ प्रतिनिधिमंडल था, जब मिथिला राज तो नहीं मांगोगे, मतलब उनका था जब मिथिला राज देंगे मांगोगे तो, लेकिन संजोग से ना उनकी सरकार आई और उसके बाद जितनी भी सरकार आई है, चाहे कांग्रेस की या बीजेपी की, मिथिला राज के बारे में किसी ने कुछ नहीं किया है। कितने राज्य बने और मोदी के शासन में तो पुनर्राज्य गठन आयोग भी नहीं बना है। किसी राज्य को बनाने के लिए 10 साल में एक भी राज्य नहीं बना है। तो हम लोगों का है मिथिला के सर्वांगीण विकास के लिए, वहाँ के शिक्षा के लिए, वहाँ के स्वास्थ्य के लिए, वहाँ के जनता के बेरोजगारी को दूर भगाने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, बाढ़ के समस्या के निदान के लिए हम लोग मिथिला का सर्वांगीण विकास चाहते हैं और उसके लिए बिना मिथिला राज्य का ये होगा नहीं। देखिए, ये सरकार मिथिला राज्य के कारण भुगते नहीं भुगते, लेकिन जो अपने 15-20 साल के कुशासन में नीतीश सरकार ने मैथिली भाषा के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, 20 साल में उसने मैथिली भाषा में पढ़ाई नहीं होने दिया प्राथमिक शिक्षा में, और बिहार सरकार हमेशा सुप्रीम कोर्ट जाती रही। सुप्रीम कोर्ट में 2-2, 3-3 बार केस हार गई बिहार सरकार। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया जो आप मैथिली भाषा में किताब छपा के पढ़ाई करवाओ, लेकिन हर बार बिहार सरकार कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी ये काम नहीं कर रही है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हम यही समझते हैं, जो मैथिली विरोधी है हमारा शासक, वो मिथिला विरोधी भी है, इसलिए इसका खामियाजा इस बार भुगतना पड़ेगा। जायज है बोल के तो आए हैं, तो नहीं आते। एक बात समझना बहुत जरूरी है सरकार को कि स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात आज तक मिथिला के विकास के बारे में लोगों ने मंच पे तो बात किया, लोग मखाना का खीर भी खूब खाया, मखाना का माला भी खूब पहना, और मंच से उतरते ही मैथिली को भूल जाता है। और ये इसलिए होता है कि हम लोग अति सहृदय लोग, सीता के संतान है ना, तो सीता मैया को 14 बार निर्वासित किया। उत्तर प्रदेश एक बार भी जनक नहीं गया बोलने की मेरे लड़की के संयुक्त। हम लोग इतने सहनशील हैं, लेकिन सहनशीलता के दीवार को लांघने का जो मंशा मिथिला के लोगों ने बना लिया है, मैं समझता हूं कि 2025 में मैं मिथिला वासियों से भी अनुरोध करूंगा कि ईवीएम के मशीन में अपनी शक्ति को दिखाओ। जब तक आप ईवीएम में अपनी शक्ति को नहीं दिखाओगे, राजनेताओं को कोई फिक्र नहीं है कि आप किसके संतान हो। वो अपने स्वार्थ के लिए मैथिली को श्री के रूप में प्रयोग करता है, और यही कारण है। और सबसे बड़ा बाधक मिथिला के राजनेता है। सीपी ठाकुर को हम याद करते हैं क्योंकि सीपी ठाकुर ने समर्पण के भाव को दिखाया। मैं वाजपेयी जी को याद करता हूं क्योंकि वाजपेयी जी ने अष्टम सूची में स्थान लिया। लेकिन मोदी जी तो कैसे, किस धातु के बने हुए हैं, मेरे समझ में नहीं आता। सरकार के हाथों में है, सरकार तो सरकार ही तो करती है, सब कुछ सरकार ही करेगी और सरकार के हाथों में है। और मिथिला राज हमारी थी और चाहिए। मिथिला राज कोई नया मांग नहीं है, मिथिला राज हमारी थी, जिसको तोड़ के बिहार में मिला दिया गया, बिहार को काट के झारखंड बना दिया गया, मिथिला को कंगाल कर दिया गया। जितने हमारे पेपर मिल, जूट मिल, जो भी हमारे हाल रोजगार था, सबको चौपट कर दिया गया। अब वहाँ से सारे युवा जो है वो पलायन कर रहे हैं। मिथिला राज का ऐसा, मिथिला का ये स्थिति है। आज अगर वोट पड़ेगा तो हमें नहीं लगता है कि मिथिला में एक भी अच्छे से सीट आएगा। इतना पलायन है, कोई नहीं है। हर एक सरकार से यही अपील करूँ कि मिथिला राज हमारी थी और हमें चाहिए, मिथिला राज चाहिए और लेके रहेंगे हम लोग। चाहे इसके लिए जहां तक हमें जाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, उग्र रूप तैयार करना पड़ेगा, यहाँ से बिहार तक, दरभंगा तक, मधुबनी तक, जहां तक लगाना पड़ेगा, दल बल शक्ति से हम लोग तैयार हैं मिथिला राज लेने के लिए। और मिथिला का आजादी तभी होगा जब मिथिला में बाहरी और बिहारी पार्टी को जूते का सलाम होगा और मिथिला पुत्र का सलाम होगा, तभी जाकर के मिथिला आजाद होगा।
बिना बलि दिए हुए आज़ादी नहीं हो सकता। 70 साल से हमारे बुजुर्ग जो है अपनी बिगुल फूंक रखे हैं, लेकिन अब सड़क से संसद तक संग्राम होगा, बलि देनी होगी, तभी मिथिला राज बन सकता है। ये मिथिला राज का जो मांग है, ये कोई हम लोग कोई नया राज्य का मांग नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो कहीं नहीं होगा कि मिथिला एक नया राज्य बने, ऐसा डिमांड नहीं है। आदिकाल से मिथिला एक राज्य रहा जिसके राजा जनक जो है वो 51वां राजा थे बिहार में। इसलिए मिथिला आज ऐसा परिस्थिति हो चुका है कि चाहे दिल्ली हो, बम्बे हो, यहाँ अगर बारिश आ जाती है, कहीं पे एक कार रोड पे बहने लगता है तो उसे पूरी मीडिया हाईलाइट पर दिखाया जाता है, सड़क से सांसद तक आवाज उठ जाती है। लेकिन पूरा मिथिला आज बाढ़ के क्षेत्र में डूबा हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं होता है। ये मांग एक ही है कि मिथिला राज्य जो है वो हम लोगों को चाहिए। केंद्र सरकार ने कई राज्यों को इस तरह के मांग पूरा किए हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार मिश्रा हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम आज जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो हुआ है वो मिथिला राज की मांग को लेके हुआ है, और मिथिला राज आंदोलन अब जो है उग्र रूप पकड़ने वाला है। और हम लोग अगर मिथिला राज हम लोगों को नहीं मिलेगा तो दिल्ली NCR को जाम कर देंगे, पार्लियामेंट भवन को बंद कर देंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आत्मदाह भी करेंगे और मिथिला राज लेके रहेंगे। किसी भी राज्य को बनने के लिए जो शर्तें हैं वो सारी शर्तें मिथिला पूरा करती है। जैसे राज्य बनने में जो शर्त है कि वहाँ पॉपुलेशन होना चाहिए, एक टेरिटरी होना चाहिए, एक एरिया होना चाहिए और उसके बायलाज होने चाहिए। तो ये सारी जो शर्तें हैं वो मिथिला को पृथक राज्य बनाने में सक्षम है। तो मांग भी इसलिए है क्योंकि मांग तभी होती है, जैसे कोई आदमी भूखा रहता है तब उसकी मांग रोटी की होती है, प्यास लगती है तब प्यास की मांग होती है। ठीक उसी तरह मानव जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जो सबसे बड़ी बात है रोजगार की, वो मांग जो है वो सर्वोपरि होती है। तो वहाँ रोजगार की समस्या है। आप भारत के मानचित्र पर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बिहार सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य, और उसमें यह प्रदेश जो मिथिला का है सबसे पिछड़ा है। और जबकि यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार, व्यवहार बहुत बढ़िया है, विद्वता में भी कमी नहीं है, बहुत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुत पुराना है। राम जी की पत्नी माता सीता भी मिथिला की ही हैं, जनकपुर की। तो कहने का मतलब ये है कि जिस धरती ने मिथिला को, सीता जी को पैदा किया, शक्ति को पैदा किया, आज वह उपेक्षित है। किन चीज़ों से? सबसे बड़ी जो चीज़ है वहाँ उद्योग धंधे नहीं हैं। वहाँ चीनी मिल सब जो था पहले राजा के टाइम में वो भी बंद हो गया है। वहाँ सबसे और समस्या है जात पात की समस्या है, धर्म वर्ग के नाम पर लोग बट चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या जाति की समस्या पूरे देश में है, खास करके बिहार को लेकर मैं बोल रहा हूँ। तो इन चीज़ों से ऊपर उठने की ज़रूरत है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है पलायन, दैट इज़ द माइग्रेशन। मैंने उस पर एक फिल्म बनाने की भी घोषणा की हुई है, हमने लॉन्च भी किया हुआ है। हिंदी फिल्म है, अपने घर में भी रोटी है। मतलब एक मजदूर जो है पलायन करता है, अपने घर परिवार की परवरिश को लेके वो व्याकुल रहता है, वहाँ उसको हर तरह की सुख सुविधाएं नहीं हैं, तो वो किसी ऐसे शहर में जाता है जहाँ छोटे से कमरे में कई लोग रहते हैं, गुजर बसर के लिए कुछ भी काम करने को तैयार हो जाता है। और बाद में जब उसे ठोकर लगती है तो गांव की याद आती है और वो सोचता है कि गांव में मैं जब था तो गांव के हर कार्यक्रम में
मैं जाता था, मेरी इज्जत होती थी। और हम अगर जो काम हम यहाँ करते हैं, छोटा सा काम कर रहे हैं, जिस काम से हमें कोई इज्जत नहीं मिलती है, रोटी भी नहीं मिलती है, तो वो तय करता है कि इससे बढ़िया तो अगर इसी तरह का काम लोग क्या कहेंगे, इसको भुलाकर अगर अपने गांव समाज में, अपने लोगों के बीच में ही यह काम करें, अंजलि जी अभी ताजा तो इससे बेहतर होगा, सुकून भी मिलेगा, क्योंकि मृत्यु तो आखिरी सत्य है। अपने लोगों के बीच में रह के, अपने लोगों के बीच में रहने के साथ साथ गांव के लोग जो मरते हैं, वहाँ 4 कंधों में मेरा भी एक कंधा होगा, तो ये पुण्य का काम होगा। और हम अपने गांव देश समाज की सेवा करेंगे, वहीं लड़ेंगे, वहीं मरेंगे।